इसके आगे है जीडीपी। जीडीपी के अंतर्गत मजदूरी, वेतन, लगान, किराया, ब्याज, लाभ इत्यादि को भी एवं अवितरित कंपनी लाभ, इन सब को भी सम्मिलित किया जाता है। यदि हम साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें मजदूरी, वेतन, लगान, क्रिया अर्थात जो जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं उनको जो भुगतान किया जाता है उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके पश्चात आता है शुद्ध घरेलू उत्पादन। शुद्ध घरेलू उत्पादन जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक उसी तरह से है जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट था। जैसे जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, उसी तरह से जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। मूल्यह्रास का तात्पर्य है मशीनों की मरम्मत, घिसावट आदि पर किया जाने वाला व्यय, उसको जब घटा दिया जाता है तो प्राप्त होती है एनडीपी, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। यहाँ एक बात और समझने की है कि एनएनपी जब मार्केट प्राइस पर, बाजार मूल्य पर जब एनएनपी की गणना की जाती है तो वो सीधी राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। जब एनएनपी को हम साधन लागत पर निकालते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया तुम्हें, मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज, लाभ, इनको अगर गणना करके अगर हम एनएनपी निकालते हैं तो ये जो एनएनपी प्राप्त होती है वो एनआई के बराबर होती है, राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। लेकिन अगर एनएनपी की गणना मार्केट प्राइस पर की जा रही है तो ऐसी स्थिति में हमें एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना होता है और एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स घटाना होता है और इसमें से सब्सिडीज़ को जोड़ना होता है। एनआई बराबर होगा, ऐसी स्थिति में एनआई बराबर होगा एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़, और सब्सिडीज़ को हमें योग करना पड़ेगा। एनआई अगर मार्केट प्राइस पर अगर एनएनपी दी हुई है तो उससे अगर राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमें इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा और सब्सिडीज़ को हमें जोड़ना पड़ेगा, तब एनएनपी में से राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है तुम्हारा व्यक्तिगत आय, निजी आय, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम राष्ट्र की आय जो होती है वो समस्त आय व्यक्तिगत आय का हिस्सा नहीं बनती है। उसमें से व्यक्तिगत आय में निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ों को घटाया जाता है और जोड़ा जाता है। इसमें सबसे पहले आते हैं हस्तांतरण भुगतान। इससे राष्ट्रीय आय से व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए इसमें हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ा जाता है। हस्तांतरण भुगतान वे भुगतान होते हैं जो बिना किसी आर्थिक क्रिया के लोगों को सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब जो है ये बिना किसी आर्थिक क्रिया के सरकार द्वारा व्यक्तियों को कल्याण की दृष्टि से प्रदान किए जाते हैं। तो ये व्यक्तिगत आय का हिस्सा बनते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं बनते। इसलिए व्यक्तिगत आय में इनको सम्मिलित किया जाएगा। राष्ट्रीय आय में इनका सम्मेलन हो नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत तो समस्त आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रियाओं से जो अर्जित है उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग है। तो इसके अंतर्गत चूँकि हस्तांतरण भुगतान के लिए किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया का संपादन नहीं होता, तो इसलिए इस आय को व्यक्तिगत आय में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय आय में से इसको प्लस कर देंगे तब व्यक्तिगत आय प्राप्त होगी। इसके अलावा बहुत सारे भुगतान ऐसे होते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा अंशदान, जैसे LIC वगैरह आप लोग भरते हो, तो अगर सपोज साल में 10,000 रुपये सामाजिक सुरक्षा के लिए अगर आप भुगतान करते हो तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा तो बन गए, क्योंकि आपने आर्थिक क्रिया द्वारा से इसे अर्जित किया है, लेकिन वो व्यक्तिगत आय का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा अंशदान जो है उसको राष्ट्रीय आय में से घटाया जाएगा। प्लस अवितरित लाभ जो लाभ कंपनी ने वितरित ही नहीं किया, जो लाभ शो ही नहीं किया, उसको भी राष्ट्रीय आय में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत आय का हिस्सा नहीं बन पाया। इस प्रकार हम राष्ट्रीय आय में से व्यक्तिगत आय निकालने के लिए हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ते हैं, सामाजिक सुरक्षा अंशदान को घटाते हैं, अवितरित लाभ को घटाते हैं, और तब हमें राष्ट्रीय आय से व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है, निजी आय प्राप्त होती है।
निजी आय के पश्चात आता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम समस्त व्यक्तिगत आय व्यय योग्य नहीं होती। अब जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी को पता है कि व्यक्तिगत आय आ भी जाती है, उसके पश्चात भी क्या करना पड़ता है, प्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है। तो करों का भुगतान करने के पश्चात जो राशि प्राप्त होती है वो राशि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या व्यय योग्य आय कहलाती है। तो व्यय योग्य आय निकालने के लिए व्यक्तिगत आय में से माइनस कर देते हैं प्रत्यक्ष कर को। इसके बाद आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की औसत आय होती है। इसकी गणना करने के लिए राष्ट्र की आय में उस वर्ष की जनसंख्या का भाग दे देता है। जो भी राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं उसमें जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने जो राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं पढ़ी, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी विशुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी विशुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद पीआई पर्सनल इनकम, डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, और उसके पश्चात है पर कैपिटा इनकम। तो इस तरह से ये सभी राष्ट्रीय आय की विभिन्न गणनाएं हैं। अब एक बात और है, साधन लागत और बाजार कीमत। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि साधन लागत पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जैसे उत्पादन के विभिन्न साधनों को जो भुगतान किया जाता है, ब्याज, मजदूरी, लगान, लाभ, इन सब को जब योग किया जाता है तो वो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय है। तो इन सब का जब योग किया जाता है तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम के बराबर होता है। लेकिन यदि मार्केट प्राइस पर गणना की जा रही है, C+I+G+X-M के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और विशुद्ध निर्यात, इन सब को देखा जा रहा है, तो उस आधार पर यदि राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है तो उसका योग जो है वो उसमें से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाएगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनसे बाजार मूल्य बढ़ जाता है। ये इस कारण से राष्ट्रीय आय अधिक प्राप्त होती है, तो अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है और अनुदानों को जोड़ा जाता है। अनुदान जो है सरकार कल्याण की दृष्टि पर से कंपनियों को प्रदान करती है ताकि कंपनियां कम कीमत पर उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध करा सके, तो अनुदान को प्लस किया जाता है। तो ये सभी थी तुम्हारे राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है: उत्पादन विधि, आय विधि एवं व्यय विधि। उत्पादन विधि के द्वारा, जैसे कि मार्शल की परिभाषा से स्पष्ट है कि जो कुछ भी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है उनका योग कर लिया जाता है, तो वो होती है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से संबंधित कृषि, खनन, मत्स्य, पशुपालन, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधों को सम्मिलित किया जाता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इसके पश्चात आती है तुम्हारी आय विधि। आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधन जो हैं उनको प्रदान होने वाली आय का गणना किया जाता है। जैसे लेबर को पेमेंट किया जाता है, मजदूरी का, भूमि को लगान या किराया, पूंजी को ब्याज एवं लाभ, इन सब की गणना, साहसी को लाभ प्राप्त होता है, तो इन सब का योग जो है वो इन सब का योग कर लिया जाता है, तो उससे राष्ट्रीय आय की प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरी विधि है व्यय विधि। व्यय विधि के द्वारा उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और इन सब को योग कर लिया जाता है, तो इन सब का योग राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। अब इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं: उत्पादन विधि, आय विधि एवं व्यय विधि।